एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। और मैं मैत्री लेकर आ गई हूँ आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो जो कि है ग्रेड 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस आई जस्ट वांट टू आस्क यू ऑल दैट हाउ आर यू ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी अपने घरों में एकदम बेहतर होंगे। ओके और आज हम बिल्कुल नई क्लास का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम ग्रेड 10th पढ़ रहे थे, आज हम ग्रेड 9th के लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम कवर करने वाले हैं। अब ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 5 है, बायो का फर्स्ट टॉपिक है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक लेट मी गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल बी लर्निंग अबाउट द इंट्रोडक्शन। ओके, व्हाट इज सेल, दैट इज द इंट्रोडक्शन। देन हिस्ट्री ऑफ द सेल, कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, कहाँ पे हुई थी, और फिर हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा हम और क्या पढ़ेंगे? वी विल बी लर्निंग अबाउट द सेल वॉल, वी विल बी लर्निंग अबाउट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और फिर सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स और कितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है किसी भी लिविंग सेल में। तो आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है। इसके बाद फिर हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, राइट। सो ऑल ऑफ देम वी विल बी डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम। यहाँ लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जो कि सेल परफॉर्म करता है, इट्स नॉट अ सेल ऑर्गेनेल। ओके, सो हम इन सभी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज ऑब्वियसली द इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज सेल बेसिकली? ओके, सो इफ आई एम स्टैंडिंग इन दिस रूम, मैं इस रूम में खड़ी हुई हूँ और मैं इस रूम को कंस्ट्रक्ट करने से पहले मुझे क्या मटेरियल है जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही होगी? इफ़ आई हैव सैंड, इफ़ आई हैव सीमेंट, सारी चीज़ें हैं बट ब्रिक्स नहीं है। तो क्या मैं इस रूम का कंस्ट्रक्शन कर सकती हूँ? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। सो उसी तरह से आपकी बॉडी के लिए सेल उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, वाई? बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसलिए आप इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हो। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि जो सेल होते हैं उनको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? फंक्शनल यूनिट भी इसलिए क्योंकि एक टिपिकल सेल सारे लिविंग फंक्शंस कर सकता है। एक सेल न्यूट्रिशन परफॉर्म कर सकता है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, देन एक्सक्रीशन, ऑल्सो इट कैन रिप्रोड्यूस। ओके, सो बिकॉज एक सेल सभी लाइफ प्रोसेसेस कर रहा है इसलिए ये फंक्शनल यूनिट है, और एक सेल क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है इसलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब टर्म सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड से हमने डिराइव किया था जिसका नाम था सेला। ओके, द वर्ड इज सेला और उसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। सो जिस तरह से आपका घर छोटे छोटे कमरों से मिलकर बना है उसी तरह से हमारी बॉडी कई सारे मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सो जैसे अब एक और बार मैं आपको बताती हूँ कि सेल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था ग्रेड 8 में, तो उसमें आपने पढ़ा था एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको मिलता है जायगोट, जो कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, राइट। अब ये जो सेल है यानी कि जायगोट है, ये डिवाइड करेगा, मल्टीपल डिवीजन करके बनाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि आप देख रहे हो एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया, और इसके बाद बनेगा फीटस, और फीटस से ही अल्टीमेटली होल ऑर्गेनिज्म आ गया, राइट। सो organs, organ systems, all are completely dependent on a single cell. Okay, so that's why you call it a structural unit.
एंड देन फंक्शनल यूनिट बिकॉज इट्स परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। तो आपके एनसीईआरटी में ही इंटेक्स क्वेश्चन है कि वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो यहाँ आपको आपका आंसर मिल गया कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट क्यों है और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द सेल की। अब कोई भी चीज़ अगर डिस्कवर होती है, कुछ नया हमें पता चलता है, तो हमें उसके बारे में पीछे की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, आपके किसी भी तरह के ओलंपियाड्स में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंस ओलंपियाड्स में सेल की हिस्ट्री पूछ सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665 अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, जब वो सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि उन्हीं ने डिज़ाइन किया था, उसमें उन्होंने वुडन बार्क क्या होता है, ट्रीज आप देखते हो ना, ट्रीज में वो ब्राउन ब्राउन कवरिंग होती है, वो बार्क होता है। तो उन्होंने उसको लेकर जब ऑब्जर्व किया अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप, सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जैसे हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छाते जैसा। ठीक है, तो इस तरह का उन्होंने स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि इसी तरह से हमारे लिविंग बॉडी में भी कई सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और उन्हीं ने ही टर्म सेल दिया था, जिसको डिराइव किया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड सेला विच मीन्स अ लिटिल रूम। ओके, सो द फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय Robert Hooke in 1665, but the cell that Robert Hooke discovered was not a living cell. उन्होंने वुडन कॉक में से जो ऑब्जर्व किया वो लिविंग नहीं था। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था, और उन्होंने उस लिविंग सेल को कहा एनिमल्क्यूल्स। ओके, सो दैट्स अ न्यू थिंग। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन भी है। ट्रिकी क्यों है, आपको क्वेश्चन आ सकता है हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। अब क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में रॉबर्ट हुक इस तरह से ऑक्यूपाइड रहता है कि हम पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक ही चूज करते हैं। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं कई सारे बच्चों की कॉपीज चेक करती हूँ, तो मुझे पता है कि ये एक बेसिक सिली सी मिस्टेक है जो हम कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर क्लियरली मेंशन है कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया है, तो उसका आंसर रॉबर्ट हुक नहीं, उसका आंसर ल्यूवेनहॉक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कोई भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल की डिस्कवरी के बाद सेल के ऊपर कई सारे थ्योरीज प्रपोज हुए थे। सेल थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है सेल से रिलेटेड, जो कि श्लिडन और शॉन नाम के दो साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, ये दोनों ही एनिमल्स और प्लांट्स पे काम कर रहे थे, राइट। हियर श्लिडन एंड शॉन बोथ हैव प्रपोज सेल थ्योरी टुगेदर, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि एक ने कहा कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और एक ने कहा कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, जिसका कंपाइल्ड फॉर्म अब हम मॉडर्न सेल थ्योरी में पढ़ते हैं, दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर आए थे एक जर्मन डॉक्टर जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने इस सेल थ्योरी में एक और स्टेटमेंट ऐड कर दिया था, ओमिनी सेल्यूला ए सेल्यूले। ये स्टेटमेंट आपको आपकी बुक में भी मिलेगा, और कोई और चीज़ अगर आप रिफर कर रहे हैं वहाँ भी आपको मिल सकता है, ओमिनी सेल्यूला ए सेल्यूले। ओके, इसका मतलब होता है ईच सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि कोई भी नया सेल कैसे बनता है, पुराने एग्जिस्टिंग सेल से। ओके, ईच सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज द सेल थ्योरी। और इन दोनों ही स्टेटमेंट को मिलाकर अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, सो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या स्टेट करती है, इट स्टेट्स दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cells. Okay, then each cell arise from pre-existing cells and all the functions of the organisms can be done by a cell. Okay, जो हम पढ़ रहे थे अभी कि कोई भी सेल कोई भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा थर्ड पॉइंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की। तो क्या नंबर ऑफ सेल्स सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं?
क्या आपके आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इवन मैं ह्यूमन हूँ और आप भी ह्यूमन हैं, तो क्या हमारी बॉडी में सभी नंबर ऑफ सेल्स सेम हो सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नंबर ऑफ सेल्स वेरी करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन कि वो ऑर्गेनिज्म कितने नंबर ऑफ सेल से बना हुआ है, आप उन्हें क्लासिफाई कर देते हो एज अ यूनिसेल्यूलर एंड अ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेल्यूलर क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, जैसे कि अमीबा, पैरामेशियम, ये सभी क्या है? यूनिसेल्यूलर। और आपने इसके बारे में भी पढ़ा है, कौन से चैप्टर में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, है ना, ग्रेड 8 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट मल्टीसेल्यूलर, यानी कि हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस। मल्टीसेल्यूलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक दो नहीं कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ही लिविंग हैं और दोनों ही सभी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं, ठीक है। एक और फैक्ट है, जरूरी नहीं है कि मेरे पास अगर एलिफेंट और एंट है तो क्योंकि एलिफेंट लार्ज साइज है तो उसके सेल बड़े साइज के होंगे। नो, साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम, लेकिन सेल का साइज उनके साइज पे कभी डिपेंड नहीं करता। एंट के सेल का साइज और एलिफेंट के सेल का साइज सेम होगा, पर उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग इसलिए है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ सेल्स सेम नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना है कि साइज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स कभी भी साइज ऑफ सेल को डिफाइन नहीं करता। अब मैं आपको बताती हूँ स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, ठीक है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है PPLO, जिसे हम कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ओके। अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट सेल की, तो वो होता है ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये स्मॉलेस्ट है, तो लार्जेस्ट क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच विच इज विजिबल टू आवर नेकेड आइज ऑल्सो, इतना बड़ा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करती हूं तो नर्व सेल होते हैं लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो आप तीनों में डिफरेंसेस समझ सकते हैं, ओके। पहला क्या है? द स्मॉलेस्ट वन, लार्जेस्ट वन एंड द लॉन्गेस्ट वन, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। साइज ऑफ अ सेल ऑल्सो वेरी, है ना। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल ऑल्सो वेरी, ऐसा नहीं है कि मेरे स्किन के सेल्स जो होंगे उनका स्ट्रक्चर मेरे ब्रेन के सेल से मिलता जुलता होगा। नो, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन व्हाट फंक्शन इज असाइंड टू दैट पर्टिकुलर सेल। उस सेल को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है उसके बेस पे उसका शेप स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। जैसे कि नर्व सेल की अगर मैं बात करूं तो नर्व सेल का आप डायग्राम कुछ इस तरह से देखेंगे, ठीक है। नर्व सेल कुछ ऐसा होता है ना। क्यों? इसका काम क्या है? ये बाकी सेलों से तो अलग है, पर क्योंकि इसका काम क्या है, ये एक्सटर्नल इम्पल्सेस को कलेक्ट करता है, बाहर से मैसेज को कलेक्ट करेगा और नर्व एंड तक लेकर जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरे सेल में ट्रांसफर करेगा। तो इसके फंक्शन के कारण ये लॉन्गेस्ट है। अगर आप बात करेंगे आरबीसी की तो वो डिस्क शेप्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्लड वेसल्स को क्रॉस करना पड़ता है, इस वजह से वो डिस्क शेप्ड होते हैं ताकि वो आराम से ब्लड वेसल को क्रॉस कर सकें, ठीक है। तो इसी कारण से हमने क्या पढ़ लिया कि नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। अगर सिंगल सेल्ड है तो यूनिसेल्यूलर, अगर मल्टीपल सेल्ड है तो मल्टीसेल्यूलर। सभी सेल एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। सब सेल्स के जो स्ट्रक्चर है, शेप, साइज है, वो उनके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ अ सेल कभी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता। अगर ऑर्गेनिज्म जाइंट है तो सेल भी जाइंट होगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। ये एक मिथ है जिसे मैंने आज ब्रेक कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक, ओके। So here it is. Let us talk about the structure of cell. So a typical cell, कोई भी सेल किन चीज़ों से बना होता है?
तो हम जब सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करने जाते हैं तो हमको 3 मेन चीज़ें तो दिखती ही हैं। सबसे पहले होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है इसमें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अलावा आप और क्या देखते हो, न्यूक्लियस, ठीक है। कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक आउटर कवरिंग होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ओके, सभी लिविंग सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग सेल्स। ओके, so this is how we will be now learning about structure of the cell. So in the structure of cell, let's see what are we going to discuss. The very first topic, it is plasma membrane. Okay, so प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो टॉप मोस्ट मेम्ब्रेन होती है किसी भी लिविंग सेल्स की। ओके, हाँ, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि सभी सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट हो सकती है। तो सेल वॉल होगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलके बनी हुई है लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, या फिर हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। व्हाट इज सेमी परमिएबिलिटी नाउ? सेमी परमिएबिलिटी वो होता है कि इट विल अलाउ ओनली फ्यू मटेरियल टू गेट इन और गेट आउट ऑफ द सेल। ओके, यानी कि ये रेगुलेट कर रहा है, जैसे कि आपकी कॉलोनी का चौकीदार हो, ठीक है। जैसे कि गेट कीपर्स होते हैं, वही डिसाइड करेंगे ना कि बाहर से अंदर कौन आएगा या फिर अंदर से बाहर जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है ना। जैसे कि हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो बाहर निकलने से पहले हमें बिल चेक करवाना पड़ता है, तभी हम बाहर आ सकते हैं। अंदर जाने से पहले भी हमारी चेकिंग होती है, तब हम अंदर जाते हैं, राइट। उसी तरह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये रेगुलेट करता है कि सेल के अंदर क्या जा रहा है या सेल के बाहर क्या आने वाला है, ठीक है। सो इट इज हेल्पिंग विथ सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो सिलेक्ट करना का प्रोसेस है कि कुछ चीजें अंदर आ रही हैं, कुछ चीजें बाहर जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल। ओके, नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल प्रपोज हुआ था जो कि सिंगल और निकल्सन ने किया था। उस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इससे पहले क्या है, और भी बहुत सारे सैंडविच मॉडल और बाइलेयर मॉडल, इस तरह के मॉडल्स प्रपोज हुए थे टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये मॉडल्स सेमी परमिएबिलिटी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। फिर सिंगल और निकल्सन ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, और उस मॉडल ने एक्सप्लेन किया था सेमी परमिएबिलिटी के बारे में। इस वजह से इस मॉडल को हमने एक्सेप्ट किया है। आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज अ मॉडल रिप्रेजेंटिंग द सेमी परमिएबिलिटी, ठीक है। इसमें जो ये रेड रेड है ये क्या है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू ब्लू है इनको हम कहते हैं प्रोटीन, ठीक है। लिपिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है आप देख रहे होंगे, इस तरह का एक हेड है और उसमें टेल भी है, इस तरह का हेड है और उसमें इस तरह की टेल है, ठीक है। सो हाइड्रोफिलिक हेड है, यानी वाटर लविंग, और ये टेल जो है हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर है, जैसे अल्फा हेलिक्स, ये भी प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल का पार्ट है, ठीक है। इस तरह से ये है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल विच वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन, और ये जस्टिफाई कर रहा था सेमी परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से हम इस मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन को क्रॉस नहीं, लाइक लिपिड्स को क्रॉस नहीं कर पाते, वो प्रोटीन्स के थ्रू भी अंदर आ सकते हैं।
Okay, so basically this is helping with understanding of semi permeability. So that's why this model was highly approved and nowadays हम इसी मॉडल को पढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एज मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हेल्पिंग विथ सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन. सो सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन दो मोड्स में होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव. एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक्सटर्नली एटीपी रिक्वायर्ड है, बट पैसिव मोड में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, सो लेट्स लर्न मोर अबाउट द सेम. ओके, सो एक्टिव पैसिव, आई होप आपको समझ में आया. एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड है और पैसिव में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है. तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे हम. तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ठीक है, सबसे पहले आपको डिफ्यूजन की बात करते हैं. डिफ्यूजन क्या है? इसको आप घर में बेसिकली देखते होंगे. हमने घर में कहीं दिया लगाया, धूप लगाई या कुछ भी खुशबू वाला एक पर्टिकुलर कॉर्नर में स्प्रे हुआ. ठीक है, फिर वो बेसिकली पूरे रूम में स्प्रेड हो गया. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफ्यूज हुए. व्हाट इज डिफ्यूजन? It is movement of molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Movement of molecule from the region of higher to the region of lower. जैसे कि suppose मेरे पास एक ग्लास पानी है जिसमें मैंने कुछ शक्कर ऐड किया. अब शक्कर के मॉलिक्यूल पूरे पानी में फैल जाएंगे, तभी वो पानी मीठा हो जाएगा, है ना? क्योंकि जहाँ पे मैंने शुगर रखी थी वहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और पानी में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम था. इसलिए मूवमेंट कहाँ हुआ? शुगर से वाटर की तरफ हुआ. राइट. सो व्हेन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज फ्रॉम द रीजन ऑफ higher to lower concentration, that is called diffusion, and you can observe diffusion in liquid gases. Okay, even in solid, that particular sugar is solid which is diffusing towards water. Okay, so diffusion के अंदर क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं भी होना तो ये प्रोसेस हो जाता है. तो गैसेस का एक्सचेंज जो सेल टू सेल हो रहा है वो डिफ्यूजन के कारण होता है और इसमें एक्सटर्नली एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो ये किसके अंदर आता है? इट कमिंग अंडर अ पैसिव ट्रांसपोर्ट ओनली. अब डिफ्यूजन के अलावा एक और तरह से होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, वो है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस आप प्रिसाइसली लिक्विड्स में देखते हैं. ठीक है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एब्सेंस में होता ही नहीं है. ओके, नाउ लेट्स मूव एंड लर्न इन डिटेल अबाउट ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस इज movement of molecule from the region of higher solvent concentration to the region of lower solvent concentration. और आपको और एक डेफिनेशन बता देती हूँ ऑस्मोसिस की. movement of molecules from the region of higher solvent concentration to the region of higher solute. ठीक है, अब आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है वो भी बता देती हूँ कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस दैट अलाउज मूवमेंट ऑफ molecules from the region of higher water concentration to the region of lower water concentration. तीन डेफिनेशन है, पर कहा बस एक ही चीज़ जा रही है कि जहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उस तरफ जब मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस. इसका कॉमन एग्जाम्पल है आपके घर में बनने वाली खीर. ठीक है, आपने देखा होगा रेजिन्स जब हम डालते हैं तो ड्राई होती है ना, एकदम ड्राई होती है, लेकिन जब वो खीर में रह जाती है थोड़ी देर तो वो क्या हो गई? स्वेलअप हो गई. ये एक छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हो. आप घर में कुछ रेजिन्स लेके वाटर में सोक कर दीजिए, ओवरनाइट के लिए रखेंगे, रेजिन स्वेल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा था और रेजिन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन था, ना कि वाटर का, तो रेजिन इसीलिए स्वेल हुआ. ठीक है, तो ये एक बेसिक एक्टिविटी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है. सो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन. ऑस्मोसिस आप सॉल्यूशंस में ही देखते हैं और किस तरह का सॉल्यूशन है उससे डिसाइड होता है कि सेल के अंदर कुछ भी मूव होगा या फिर सेल के बाहर, यानी कि एंडोऑस्मोसिस होगा या फिर
एक्सो ऑस्मोसिस होगा। तो सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के सोल्यूशन है आपकी बुक में। एक है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, सो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में बता रही हूँ आपको। सो सबसे पहले अगर मैं आइसोटोनिक की बात करूँ तो आइसोटोनिक में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है, सपोज ये मेरा सेल है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विद इन द सेल इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर अराउंड द सेल। यानी कि जिस सॉल्यूशन में मैंने सेल को रखा है उस सॉल्यूशन का वाटर कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में है, और इस कंडीशन में ना अंदर की तरफ मूवमेंट होता है ना ही बाहर की तरफ मूवमेंट होता है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो इस कंडीशन में सेल के साइज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर मैं बात करूंगी हाइपरटोनिक की, सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप देख रहे हो वाटर कंसंट्रेशन थोड़ा कम है और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, सो इस कंडीशन में मूवमेंट कहाँ होगा? मूवमेंट बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो सेल क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। सो ये किस तरह की कंडीशन में होता है? हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक हैव higher solute concentration and low solvent. That's why movement of molecule will take place out of the cell, और इसी वजह से सेल का साइज जो है वो श्रिंक हुआ। अगर मैं बात करूंगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन या फिर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो अब आप देख रहे हो मूवमेंट जो है वो अंदर की तरफ होना स्टार्ट होगा। जब अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो मेरे सेल का साइज क्या होगा? दैट विल एक्सपैंड। ओके, सो सेल विल स्वेल अप इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, आई होप दैट इज क्लियर। जब सेल श्रिंक हो रहा है तो क्या हो रहा है? एक्सो ऑस्मोसिस, और जब सेल स्वेल हो रहा है तो हो रहा है एंडो ऑस्मोसिस। सो दिस इज हाउ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल यू कैन ऑब्जर्व। एंड इसी तरह से सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन होता है पैसिवली। इन द एक्टिव मोड इट विल बी रिक्वायरिंग एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस इज द एक्यूरेट टर्म फॉर दैट। जैसे अमीबा ने फूड को ट्रैप किया, तो फूड को ट्रैप किया अंदर तक लेके जाने के लिए उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, पैसिव में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आते हैं। Right, I hope that is clear to you. So this was cell membrane. Now let's talk about cell wall. Rather than cell membrane, some of the cells, especially plant cells, have an external covering which is called cell wall. यानी कि आप देखते होंगे कि जब मैं प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हैं तो आप एक्सटर्नली इस तरह की कुछ कवरिंग भी देखते हैं। ठीक है, तो ये जो कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है और अलग अलग इंडिविजुअल्स में इसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने सेल मेम्ब्रेन की बात की, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी हुई है लिपिड्स और प्रोटीन की, जो कि आप किसी भी सेल में देखोगे। यानी प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड्स प्रोटीन है, फंगाई की सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड प्रोटीन है, लेकिन सेल्यूलोज का कॉम्पोजिशन, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन इन दी अदर सेल्स वेरी कर सकता है। ठीक है, सेल वॉल जो है प्लांट सेल की अगर मैं बात करूंगी तो वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल की बात करूंगी तो बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन नाम की कॉम्प्लेक्स शुगर से। ठीक है, तो इसी तरह से सेल वॉल का कॉम्पोजिशन कहीं भी फिक्स नहीं होता। सेल वॉल का रोल क्या है? ये फ्रीली परमिएबल है। इट इज नॉट मॉनिटरिंग व्हाट इज गोइंग टू एंटर इन द सेल और व्हाट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द सेल, बट इट इज एक्टिंग एज अ प्रोटेक्शन
layer. Okay, it is providing mechanical support to the cell in which cell wall is present. So आपको question आ सकता है, differentiate between cell wall and cell membrane. So cell membrane is present in all the living cell, but cell wall is not present in all the living cell. Cell membrane is made up of lipids and protein. Cell wall can be made of cellulose or peptidoglycan or chitin. Okay. Cell membrane is selectively permeable and cell wall is freely permeable. It will allow everything to cross. Okay, so this is how you can write the differences easily, है ना. तो देखो 3 differences लिख के 3 marks तो आपने easily score कर ही लिए. So with that note, let's see. यहाँ पे हमने बात की है about the bursting and swelling of the cell. राइट, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जब मूवमेंट इज टूवर्ड्स द सेल, सेल विल स्वेल अप एंड देन यू विल ऑब्जर्व बर्स्टिंग ऑफ द सेल एंड व्हेन देयर विल बी श्रिंकिंग. जब पानी बाहर आ रहा है या कोई भी लिक्विड बाहर आ रहा है सेल के, तो वो सेल श्रिंक हो रहा है, उस प्रोसेस को आप कहते हो प्लाज्मोलाइसिस. ओके, सो I hope whatever we have discussed till now is all clear to you. And with that, now we are done with today's video. I hope ये वीडियो के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे. Please comment and let me know about any other doubts if you have in the topic जो आज हमने पढ़ा है. Thank you so much for watching us. Please do subscribe, share and like to the channel.